आज हम एक ऐसी शख्सियत की कहानी में उतरेंगे जिन्हें दूसरी आइंस्टीन कहा जाता है। लेकिन क्या यह नाम उनके साथ इंसाफ करता है? चलिए पता करते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है, आखिर हैं कौन ये दूसरी आइंस्टीन और ये तुलना हो ही क्यों रही है? उनकी कहानी में एक ऐसी सच्चाई है जो सुनने में लगभग नामुमकिन सी लगती है। जरा सोचकर देखिए, सिर्फ 14 साल की उम्र में उन्होंने अपना खुद का मतलब एक पूरा का पूरा हवाई जहाज बना डाला। और बस यहीं से कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। इतनी इतनी कमाल की प्रतिभा होने के बावजूद उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जो आज की दुनिया में शायद ही कोई चुनता है। नाम, शोहरत, सबसे दूर, सिर्फ और सिर्फ विज्ञान के लिए। तो चलिए सबसे पहले उनकी उस पहली बड़ी उपलब्धि को देखते हैं जिसने दुनिया को पहली बार उनकी इस अद्भुत क्षमता का एहसास दिलाया। 14 साल, सिर्फ 14 साल। एक बार सोचिए इस बारे में। जिस उम्र में ज्यादातर बच्चे स्कूल के होमवर्क में ही उलझे रहते हैं, उस उम्र में उन्होंने एक इतना कॉम्प्लेक्स, इतना बड़ा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट हाथ में ले लिया था। और हाँ, ये कोई स्कूल का साइंस प्रोजेक्ट नहीं था, ये बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल का काम था। उन्होंने खुद FAA के सारे नियम पढ़े, ब्लूप्रिंट से एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट डिजाइन किया और 16 साल की उम्र में उसे लीगली उड़ाकर भी दिखाया। ये सिर्फ टैलेंट की बात नहीं है, ये जबरदस्त डिसिप्लिन का भी सबूत है। चलिए अब देखते हैं कि ये कहानी आगे कैसे बढ़ती है और उन्हें दुनिया के 2 सबसे प्रतिष्ठित, सबसे बड़े इंस्टीट्यूशंस तक कैसे ले जाती है। MIT में भी वो सबसे अलग थी। उनका ध्यान दिखावे या क्लासरूम पॉलिटिक्स पर नहीं था, सिर्फ और सिर्फ ज्ञान हासिल करने पर था। वो क्लास में ज्यादा बोलती नहीं थी, लेकिन उनकी सोच बहुत ही गहरी थी। इसी वजह से उनके प्रोफेसर्स उन्हें एक रेयर थिंकर, मतलब एक दुर्लभ विचारक मानते थे। और उनकी जिंदगी भी बिल्कुल सिंपल थी। अच्छा, स्टीफन हॉकिंग के साथ उनके कनेक्शन को लेकर एक आम कहानी चलती है, लेकिन सच्चाई क्या है? देखिए, उन्होंने सीधे हॉकिंग के साथ बैठ के काम नहीं किया, बल्कि उनका रिसर्च उन्हीं विषयों पर था जिन पर हॉकिंग ने भी काम किया था। और हॉकिंग ने खुद उनके काम को प्रभावशाली और मौलिक यानी इम्प्रेसिव और ओरिजिनल माना था। और ये अपने आप में ही एक बहुत बहुत बड़ी तारीफ है। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कुछ ऐसे फैसले लिए जो उनके कैरेक्टर को, उनकी सोच को साफ साफ दिखाते हैं। हार्वर्ड से निकलने के बाद सोचिए, बड़ी बड़ी टेक कंपनियां, लाखों करोड़ों के डिफेंस प्रोजेक्ट्स और बहुत हाई पेइंग रिसर्च लैब्स, सब जगह से उन्हें ऑफर्स मिले। ये एक सफलता का आम रास्ता था जो उनके सामने था। लेकिन उन्होंने ये सारे ऑफर्स ठुकरा दिए। क्यों? क्योंकि उनका लक्ष्य बिल्कुल साफ था। जैसा इस कोट में कहा गया है, उनका फोकस किसी सिस्टम या स्टेटस का हिस्सा बनने पर नहीं था, बल्कि यूनिवर्स के, ब्रह्मांड के मौलिक सच को समझने पर था। और ये चुनाव सिर्फ करियर तक सीमित नहीं था, उन्होंने इसे अपनी जिंदगी में भी उतारा। सोशल मीडिया से दूर, इंटरव्यूज से दूर, उन्होंने जानबूझकर एक प्राइवेट लाइफ चुनी। आज के जमाने में जहां हर कोई ऑनलाइन है, ये एक बिल्कुल अलग ही कदम है। तो अब वापस आते हैं अपने शुरुआती सवाल पर। उन्हें दूसरा आइंस्टाइन आखिर कहा क्यों जाता है? देखिए, ये तुलना सिर्फ उनके इंटेलिजेंस की वजह से नहीं है। असली समानता उनके वैल्यूज में है, उनके जीवन जीने के तरीके में है। दोनों में ही इस ब्रह्मांड को समझने का एक जुनून था। दोनों को ही पैसे या शोहरत से कोई लगाव नहीं था, और दोनों ने ही एक बहुत सादा और इंडिपेंडेंट जीवन चुना। तो ये जो टाइटल है दूसरी आइंस्टीन, ये उन्हें अल्बर्ट आइंस्टीन का रिप्लेसमेंट बताने के लिए नहीं है, बल्कि ये विज्ञान और सच की खोज के प्रति उनके एक जैसे जज्बे को, एक जैसी स्पिरिट को सलाम करने का एक तरीका है। आखिर में उनका असली महत्व तो सिर्फ सबरीना पैस्टर्स की होने में ही है। और उनकी कहानी हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। आज के इस दौर में जहां हर कोई अपनी पर्सनल ब्रांडिंग और इन्फ्लुएंस बनाने में लगा हुआ है, एक शांत मन का जो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान की खोज में लगा हो, उसका असली वैल्यू, उसकी असली कीमत क्या है?